रूत बाब 1। उन दिनों में जब काजी कौम की रहनुमाई किया करते थे तो इसराइल में काल पड़ा। यहूदा के शहर बैतलहम में एक इफराती आदमी रहता था जिसका नाम एली मलिक था। काल की वजह से वो अपनी बीवी नाओमी और अपने 2 बेटों महलून और केलोन को लेकर मुल्क मोआब में जा बसा। लेकिन कुछ देर के बाद एली मलिक फौत हो गया और नाओमी अपने 2 बेटों के साथ अकेली रह गई। महलून और केलोन ने मोआब की 2 औरतों से शादी कर ली। एक का नाम अरफा था और दूसरी का रूत। लेकिन तकरीबन 10 साल के बाद दोनों बेटे भी जाँ बहक हो गए। अब नाओमी का न शौहर न बेटे ही रहे। एक दिन नाओमी को मुल्क मोआब में खबर मिली कि रब अपनी कौम पर रहम करके उसे दोबारा अच्छी फसलें दे रहा है। तब वो अपने वतन यहूदा के लिए रवाना हुई। अरफा और रूत भी साथ चले। जब वो उस रास्ते पर आ गए जो यहूदा तक पहुंचाता है तो नाओमी ने अपनी बहू से कहा, अब अपने माँ बाप के घर वापस चली जाएं। रब आप पर उतना रहम करे जितना आपने मरहूमों और मुझ पर किया है। वो आपको नए घर और नए शहर मुहैया करके सुकून दे। ये कहकर उसने उन्हें बोसा दिया। दोनों रो पड़ी और एतराज किया, हरगिज नहीं, हम आपके साथ आपकी कौम के पास जाएंगे। लेकिन नाओमी ने इसरार किया, बेटियों बस करें और अपने अपने घर वापस चली जाएं। अब मेरे साथ जाने का क्या फायदा? मुझसे तो मजीद कोई बेटा पैदा नहीं होगा जो आपका शौहर बन सके। नहीं बेटियों, वापस चली जाएं। मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि दोबारा शादी नहीं कर सकती, और अगर इसकी उम्मीद भी होती, बल्कि मेरी शादी आज रात को होती और मेरे यहाँ बेटे पैदा होते, तो क्या आप उनके बालिग हो जाने तक इंतजार कर सकती? क्या आप उस वक्त तक किसी और से शादी करने से इनकार करती? नहीं बेटियों, रब ने अपना हाथ मेरे खिलाफ उठाया है, तो आप इस लानत की जिद में क्यों आए? तब अरफा और रूत दोबारा रो पड़ी। अरफा ने अपनी सास को चूमकर अलविदा कहा, लेकिन रूत नाओमी के साथ लिपटी रही। नाओमी ने उसे समझाने की कोशिश की। देखें, अरफा अपनी कौम और अपने देवताओं के पास वापस चली गई। अब आप भी ऐसा ही करें। लेकिन रूत ने जवाब दिया, मुझे आपको छोड़कर वापस जाने पर मजबूर न कीजिए। जहां आप जाएंगी मैं जाऊंगी, जहां आप रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी कौम मेरी कौम और आपका खुदा मेरा खुदा है। जहां आप मरेंगी वहीं मैं मरूंगी और वहीं दफन हो जाऊंगी। सिर्फ मौत ही मुझे आपसे अलग कर सकती है। अगर मेरा ये वादा पूरा न हो तो अल्लाह मुझे सख्त सजा दे। नाओमी ने जान लिया कि रूत का साथ जाने का पक्का इरादा है, इसलिए वो खामोश हो गई और उसे समझाने से बाज आई। वो चल पड़ी और चलते चलते बैतलहम पहुंच गई। जब दाखिल हुई तो पूरे शहर में हलचल मच गई। औरतें कहने लगीं, क्या ये नाओमी नहीं है? नाओमी ने जवाब दिया, अब मुझे नाओमी मत कहना, बल्कि मारा, क्योंकि कादिर मुतलक ने मुझे सख्त मुसीबत में डाल दिया है। यहाँ से जाते वक्त मेरे हाथ भरे हुए थे, लेकिन अब रब मुझे खाली हाथ वापस ले आया है। चुनांचे मुझे नाओमी मत कहना, रब ने खुद मेरे खिलाफ गवाही दी है। कादिर मुतलक ने मुझे इस मुसीबत में डाला है। जब नाओमी अपनी मोआबी बहू के साथ बैतलहम पहुंची तो जौ की फसल की कटाई शुरू हो चुकी थी। रूत बाब 2। बैतलहम में नाओमी के मरहूम शौहर का रिश्तेदार रहता था जिसका नाम बुअज था। वो असर और रसूख रखता था और उसकी जमीनें थीं। एक दिन रूत ने अपनी सास से कहा, मैं खेतों में जाकर फसल की कटाई से बची हुई बालें चुन लूं, कोई न कोई तो मुझे इसकी इजाजत देगा।
नौमी ने जवाब दिया, ठीक है बेटी, जाएं। रूत किसी खेत में गई और मजदूरों के पीछे पीछे चलती हुई बची हुई बालें चुनने लगी। उसे मालूम न था कि खेत का मालिक ससुर का रिश्तेदार बोअज है। इतने में बोअज बैतलहम से पहुंचा। उसने अपने मजदूरों से कहा, रब आपके साथ हो। उन्होंने जवाब दिया, और रब आपको भी बरकत दे। फिर बोअज ने मजदूरों के इंचार्ज से पूछा, उस जवान औरत का मालिक कौन है? आदमी ने जवाब दिया, ये मोआबी औरत नौमी के साथ मुल्क मोआब से आई है। इसने मुझसे मजदूरों के पीछे चलकर बची हुई बालें चुनने की इजाजत ली। ये थोड़ी देर झोपड़ी के साए में आराम करने के सिवा सुबह से लेकर अब तक काम में लगी रही है। ये सुनकर बोअज ने रूत से बात की, बेटी मेरी बात सुने, किसी और खेत में बची हुई बालें चुनने के लिए न जाएं, बल्कि यहीं मेरी नौकरानियों के साथ रहें। खेत के उस हिस्से पर ध्यान दें जहां फसल की कटाई हो रही है, और नौकरानियों के पीछे पीछे चलती रहें। मैंने आदमियों को आपको छेड़ने से मना किया है। जब भी आपको प्यास लगे तो उन बर्तनों से पानी पीना जो आदमियों ने कुएं से भर रखे हैं। रूत मुंह के बल झुककर बोली, मैं इस लायक नहीं कि आप मुझ पर इतनी मेहरबानी करें। मैं तो परदेसी हूँ, आप क्यों मेरी कदर करते हैं? बोअज ने जवाब दिया, मुझे वो कुछ बताया गया है जो आपने अपने शौहर की वफात से लेकर आज तक अपनी सास के लिए किया है। आप अपने माँ बाप और अपने वतन को छोड़कर एक कौम में बसने आई हैं जिसे पहले से नहीं जानती थी। आप रब इस्राएल के खुदा के पैरों तले पनाह लेने आई हैं। अब वो आपको आपकी नेकी का पूरा अजर देगा। रूत ने कहा, मेरे आका अल्लाह करे कि मैं आइंदा भी आपकी मंजूर नजर रहूं। गो मैं आपकी नौकरानियों की हैसियत भी नहीं रखती, तो भी आपने मुझसे शफकत भरी बातें करके मुझे तसल्ली दी है। खाने के वक्त बोअज ने रूत को बुलाकर कहा, इधर आकर रोटी खाएं और अपना नेवाला सिरके में डुबो दें। रूत उसके मजदूरों के साथ बैठ गई और बोअज ने उसे जौ के भुने हुए दाने दिए। रूत ने जी भरकर खाना खाया, फिर भी कुछ बच गया। जब वो काम जारी रखने के लिए उठी तो बोअज ने हुक्म दिया, उसे पोलों के दरमियान भी बालें जमा करने दो, और अगर वो ऐसा करे तो उसकी बेइज्जती मत करना। न सिर्फ ये, बल्कि काम करते वक्त इधर उधर पोलों की कुछ बालें जमीन पर गिरने दो। जब वो उन्हें जमा करने आए तो उसे मत झिड़कना। रूत ने खेत में शाम तक काम जारी रखा। जब उसने बालों को कूट लिया तो दानों के तकरीबन 13 किलोग्राम निकले। फिर वो सब कुछ उठाकर अपने घर वापस ले आई और सास को दिखाया। साथ साथ उसने उसे वो भुने हुए दाने भी दिए जो दोपहर के खाने से बच गए थे। नौमी ने पूछा, आपने ये सब कुछ कहाँ से जमा किया? बताएं, आप कहाँ थीं? अल्लाह उसे बरकत दे जिसने आपकी इतनी कदर की। रूत ने कहा, जिस आदमी के खेत में मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। नौमी पुकार उठी, रब उसे बरकत दे। वो तो हमारा करीबी रिश्तेदार है और शरीयत के मुताबिक उसका हक है कि वो हमारी मदद करे। अब मुझे मालूम हुआ है कि अल्लाह हम पर और हमारे मरहूम शौहरों पर रहम करने से बाज नहीं आया। रूत बोली, उसने मुझसे ये भी कहा कि कहीं और न जाना, बल्कि कटाई के इख्तिताम तक मेरे मजदूरों के साथ पीछे पीछे बालें जमा करना। नौमी ने जवाब में कहा, बहुत अच्छा बेटी, ऐसा ही करें। उसकी नौकरानियों के साथ रहने का ये फायदा है कि आप महफूज रहेंगी। किसी और के खेत में जाएं, हो सकता है कि कोई आपको तंग करे। चुनांचे रूत जौ और गंदुम की कटाई के पूरे मौसम में बोअज की नौकरानियों के पास जाती और बची हुई बालें चुनती। शाम को वो अपनी सास के घर वापस चली जाती थी। रूत बाब 3। एक दिन नौमी
रुत से मुखातब हुई, बेटी मैं आपके लिए घर का बंदोबस्त करना चाहती हूँ, ऐसी जगह जहाँ आपकी ज़रूरियात आइंदा भी पूरी होती रहें। अब देखें, जिस आदमी की नौकरानियों के साथ आपने बालें चुनी वो हमारा करीबी रिश्तेदार है। आज शाम को बुअज गहाने की जगह पर जौ फटकेगा, तो सुन लें, अच्छी तरह नहाकर खुशबूदार तेल लगाएं और अपना सबसे खूबसूरत लिबास पहन लें। फिर गाहने की जगह पर जाएं, लेकिन उसे पता न चले कि आप आई हैं। जब वो खाने पीने से फारिग हो जाएं, तो देख लें कि बुअज सोने के लिए कहाँ लेट जाता है। फिर जब वो सो जाएगा तो वहां जाएं और कंबल को उसके पैरों से उतार कर उनके पास लेट जाएं। बाकी जो कुछ करना है वो आपको उसी वक्त बताएगा। रूत ने जवाब दिया, ठीक है, जो कुछ भी आपने कहा है मैं करूंगी। वो अपनी सास की हिदायत के मुताबिक तैयार हुई और शाम के वक्त गाहने की जगह पर पहुंची। वहां बुअज खाने पीने और खुशी मनाने के बाद जौ के ढेरों के पास लेट कर सो गया। फिर रूत चुपके से उसके पास आई, उसके पैरों से कंबल हटाकर वो उनके पास लेट गई। आधी रात को बुअज घबरा गया। टटोल टटोल कर उसे पता चला कि पैरों के पास औरत पड़ी है। उसने पूछा, कौन है? रूत ने जवाब दिया, आपकी खादिमा रूत। मेरी एक गुजारिश है, चूंकि आप मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए आपका हक है कि आप मेरी ज़रूरियात पूरी करें। मेहरबानी करके अपने लिबास का दामन मुझ पर बिछाकर जाहिर करें कि मेरे साथ शादी करेंगे। बुअज बोला, बेटी रब आपको बरकत दे। अब आपने अपने ससुराल से वफादारी का पहले की निस्बत ज़्यादा इजहार किया है, क्योंकि आप जवान आदमियों के पीछे न लगें, खा गरीब हो या अमीर। बेटी अब फिक्र न करें, मैं ज़रूर आपकी ये गुजारिश पूरी करूँगा। आखिर तमाम मकामी लोग जान गए हैं कि आप शरीफ औरत हैं। आपकी बात सच है कि मैं आपका करीबी रिश्तेदार हूँ और ये मेरा हक है कि आपकी ज़रूरियात पूरी करूँ। लेकिन एक और आदमी है जिसका आपसे ज़्यादा करीबी रिश्ता है। रात के लिए यहाँ ठहरें, कल मैं उस आदमी से बात करूँगा। अगर वो आपसे शादी करके रिश्तेदारी का हक अदा करना चाहे तो ठीक है, अगर नहीं तो रब की कसम मैं ये ज़रूर करूँगा। आप सुबह के वक्त तक यहीं लेटी रहें। चुनांचे रूत बुअज के पैरों के पास लेटी रही, लेकिन वो सुबह मुंह अधेरे उठकर चली गई ताकि कोई उसे पहचान न सके, क्योंकि बुअज ने कहा था किसी को पता न चले कि कोई औरत यहाँ गाहने की जगह पर मेरे पास आई है। रूत के जाने से पहले बुअज बोला, अपनी चादर बिछा दें। फिर उसने कोई बर्तन 6 दफा जौ के दानों से भरकर चादर में डाल दिया और उसे रूत के सर पर रख दिया। फिर वो शहर में वापस चला गया। जब रूत घर पहुंची तो सास ने पूछा, बेटी वक्त कैसा रहा? रूत ने उसे सब कुछ सुनाया जो बुअज ने जवाब में कहा था। रूत बोली, जौ के ये दाने भी उसकी तरफ से हैं। वो नहीं चाहता था कि मैं खाली हाथ आपके पास वापस आऊं। ये सुनकर नौमी ने रूत को तसल्ली दी, बेटी जब तक कोई नतीजा न निकले यहाँ ठहर जाएं। अब ये आदमी आराम नहीं करेगा बल्कि आज ही मामले का हल निकालेगा। रूत बाब 4। बुअज शहर के दरवाजे के पास जाकर बैठ गया जहां बुजुर्ग फैसले किया करते थे। कुछ देर के बाद वो रिश्तेदार वहां से गुजरा जिसका जिक्र बुअज ने रूत से किया था। बुअज उससे मुखातब हुआ, दोस्त इधर आए, मेरे पास बैठ जाएं। रिश्तेदार उसके पास बैठ गया तो बुअज ने शहर के 10 बुजुर्गों को भी साथ बिठाया। फिर उसने रिश्तेदार से बात की। नौमी मुल्क मोआब से वापस आकर अपने शौहर एली मलिक की ज़मीन फरोख्त करना चाहती है। ये ज़मीन हमारे ख़ानदान का मौरूसी हिस्सा है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको इत्तला दूं ताकि आप ये ज़मीन ख़रीद लें। बैतलहम के बुज़ुर्ग और साथ बैठे रहनुमा इसके गवाह होंगे।
لازم ہے کہ یہ زمین ہمارے خاندان کا حصہ رہے، اس لیے بتائیں کہ کیا آپ اسے خرید کر چھڑائیں گے؟ آپ کا سب سے قریبی رشتہ ہے، اس لیے یہ آپ ہی کا حق ہے۔ اگر آپ زمین خریدنا نہ چاہیں تو یہ میرا حق بنے گا۔ رشتہ دار نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں اسے خرید کر چھڑاؤں گا۔ پھر بوعز بولا، اگر آپ نعومی سے زمین خریدیں تو آپ کو اس کی موابی بہو رت سے شادی کرنی پڑے گی تاکہ مرحوم شوہر کی جگہ اولاد پیدا کریں اور جو اس کا نام رکھ کر یہ زمین سنبھالیں۔ یہ سن کر رشتہ دار نے کہا، پھر میں اسے خریدنا نہیں چاہتا، کیونکہ ایسا کرنے سے میری موروثی زمین کو نقصان پہنچے گا۔ آپ ہی اسے خرید کر چھڑائیں۔ اس زمانے میں اگر ایسے کسی معاملے میں کوئی زمین خریدنے کا اپنا حق کسی دوسرے کو منتقل کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنی چپل اتار کر اسے دے دیتا تھا۔ اس طریقے سے فیصلہ قانونی طور پر طے ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رت کے زیادہ قریبی رشتہ دار نے اپنی چپل اتار کر بوعز کو دے دی اور کہا، آپ ہی زمین کو خرید لیں۔ تب بوعز نے بزرگوں اور باقی لوگوں کے سامنے اعلان کیا، آج آپ گواہ ہیں کہ میں نے نعومی سے سب کچھ خرید لیا ہے جو اس کے مرحوم شوہر ایلی ملک اور اس کے 2 بیٹوں کلیون اور مہلون کا تھا۔ ساتھ ہی میں نے مہلون کی بیوی موابی عورت رت سے شادی کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ مہلون کے نام سے بیٹا پیدا ہو۔ یوں مرحوم کی موروثی زمین خاندان سے چھن نہیں جائے گی اور اس کا نام ہمارے خاندان اور بیت لحم کے باشندوں میں قائم رہے گا۔ آج آپ سب گواہ ہیں۔ بزرگوں اور شہر کے دروازے پر بیٹھے دیگر مردوں نے اس کی تصدیق کی۔ ہم گواہ ہیں، رب آپ کے گھر میں آنے والی اس عورت کو ان برکتوں سے نوازے جن سے اس نے راخل اور لیاہ کو نوازا، جن سے تمام اسرائیلی نکلے۔ رب کرے کہ آپ کی دولت اور عزت افراطن یعنی بیت لحم میں بڑھتی جائے۔ وہ آپ اور آپ کی بیوی کو اتنی اولاد بخشے جتنی تمر اور یہودا کے بیٹے فارس کے خاندان کو بخشی تھی۔ چنانچہ رت بوعز کی بیوی بن گئی اور رب کی مرضی سے رت شادی کے بعد حاملہ ہوئی۔ جب اس کے بیٹا ہوا تو بیت لحم کی عورتوں نے نعومی سے کہا، رب کی تمجید ہو، آپ کو یہ بچہ عطا کرنے سے اس نے ایسا شخص مہیا کیا ہے جو آپ کا خاندان سنبھالے گا۔ اللہ کرے کہ اس کی شہرت پورے اسرائیل میں پھیل جائے، اس سے آپ تازہ دم ہو جائیں گی اور بڑھاپے میں وہ آپ کو سہارا دے گا، کیونکہ آپ کی بہو جو آپ کو پیار کرتی ہے اور جس کی قدر و قیمت 7 بیٹوں سے بڑھ کر ہے، اسی نے اسے جنم دیا ہے۔ نعومی بچے کو اپنی گود میں سنبھال کر اسے پالنے لگی۔ پڑوسی عورتوں نے اس کا نام عبید یعنی خدمت کرنے والا رکھا۔ انہوں نے کہا، نعومی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عبید داؤد بادشاہ کے باپ یسے کا باپ تھا۔ ذیل میں فارس کا داؤد تک نسب نامہ ہے۔ فارس ہسرون، رام، امیناداب، نحسون، سلمون، بوعز، عبید، یسے اور داؤد۔